4 खच्चरों पर मुश्तमिल काफिला खासी तेज़ रफ्तारी से इंतहाई दुश्वार पहाड़ी इलाके में सफ़र करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। 3 खच्चरों पर जोगिया रंग के लंबे लंबे चोगे पहने सर से गंजे 3 अफराद सवार थे, जिनमें से एक उधेड़ उम्र और 2 नौजवान थे, जबकि चौथे खच्चर पर मुख्तलिफ किस्म का सामान लदा हुआ था और इस चौथे खच्चर की रास तीसरे खच्चर से बंधी हुई थी। सबसे आगे वाले खच्चर पर उधेड़ उम्र योगी सवार था। उसके चेहरे पर योगियों जैसी मखसूस नरमी की बजाय ज़ेर ज़मीन अफराद के चेहरों पर पाई जाने वाली मखसूस सफ़ाकी और दरिश्तगी के आसार नुमाया थे, जबकि पिछले 2 खच्चरों पर सवार नौजवान बज़ाहिर सीधे सादे योगी थे, लेकिन वो तीनों ही गैर मुल्की थे। इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी पगडंडी पर, जिसकी दोनों साइडों पर हज़ारों फुट गहरी खाइयाँ थीं, ये बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चला जा रहा था। एक पहाड़ी पर पहुंचकर काफिला रुक गया और इस उधेड़ उम्र योगी ने खच्चर के साथ लटके हुए चमड़े के थैले में से हाथ डालकर एक जदीद किस्म की दूरबीन निकाली और उसे आंखों से लगाकर पहाड़ी की दूसरी तरफ गहराई का जायजा लेने लगा। फिर उसे दूर गहराई में उठती हुई धुएं की पतली सी लकीर नजर आई तो उसने दूरबीन इस पर फिक्स कर दी। धुआं घने दरख्तों के दरमियान से निकल रहा था। वो चंद लम्हे इस धुएं को गौर से देखता रहा और फिर उसके पतले पतले होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नजर आने लगी। उसने दूरबीन आंखों से हटाकर वापस थैले में डाली। फिर इस थैले में से एक छोटा सा लेकिन इंतहाई जदीद किस्म का ट्रांसमीटर निकाल कर उसके मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। हेलो हेलो, राजयोगी कॉलिंग महायोगी, ओवर। उधेड़ उम्र आदमी ने तेज और करख्त लहजे में फिक्रा बार बार दोहराना शुरू कर दिया। यस महायोगी अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद एक बारीक मगर चीखती हुई आवाज सुनाई दी। बॉस, ऊंची पहाड़ी से मुझे धुएं की लकीर नजर आ गई है, ओवर। राजयोगी ने कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वहां मौजूद स्वरूप तुम्हें मजीद गाइड करेगा। मैं उसे तुम्हारी आमद की इत्तला देता हूं, ओवर। महायोगी ने मुतमिन लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस बॉस, ओवर। राजयोगी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस थैले में डाला और मुड़े बगैर उसने अपना हाथ ऊंचा किया तो पीछे खड़े हुए दोनों योगी बिजली की सी तेजी रफ्तारी से खच्चरों से नीचे उतरे और आगे बढ़कर राजयोगी के सामने मोदबाना अंदाज में खड़े हो गए। मशीन गने हाथों में ले लो, अपने खच्चरों को मेरे खच्चर के साथ बांध दो और तुम दोनों नीचे उतरकर चेक करो कि क्या वाकई ये धुआं स्याह मंदिर से ही निकल रहा है। अगर ऐसा है तो तुम में से एक वापस आएगा और दूसरा उस वक्त तक वहीं छुपा रहेगा जब तक मैं उसे काशन न दूं। हमें हर कदम पर मोहतात रहना होगा। राजयोगी ने बड़े तहकमाना अंदाज में दोनों नौजवानों को हदायत देते हुए कहा। हुक्म की तामील होगी बॉस, दोनों नौजवानों ने सर झुकाते हुए कहा और फिर वो दोनों बिजली की सी तेजी से हरकत में आ गए। उन्होंने राजयोगी के हुक्म की तामील में खच्चरों के साथ बंधे बड़े बड़े चमड़े के थैलों से जदीद किस्म की मशीन गनें निकाली और फिर खच्चरों की रासें एक दूसरे से बांधकर राजयोगी के खच्चर के साथ बांध दिया। फिर वो किसी फुर्तीले बंदर की तरह मशीन गनें संभालते हुए पहाड़ी से नीचे उतरते चले गए। राजयोगी वहीं चोटी ही पर मौजूद रहा। वो दोनों चंद ही लम्हों में राजयोगी की नजरों से गायब हो गए। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक योगी वापस ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया और वो राजयोगी के सामने पहुंचकर मौतबाना अंदाज में झुक गया। ये स्याह मंदिर ही है बॉस और स्वरूप वहां हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है। टोनी वहीं छुप गया है, आने वाले ने रिपोर्ट देते हुए कहा। स्वरूप ने तो टोनी को नहीं देखा? राजयोगी ने करख्त लहजे में पूछा। नो बॉस, हम अलग-अलग गए हैं और स्वरूप ने हम दोनों को नहीं देखा, नौजवान ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम आखिरी खच्चर से कुछ सामान उतार कर टोनी वाले खच्चर पर बांध दो ताकि स्वरूप ये ना समझे कि हमारा एक आदमी साथ नहीं है, और अपने खच्चर पर सवार हो जाओ। और सुनो, वहाँ तुमने भी इंतहाई मोहतात रहना है, राजयोगी ने कहा। यस बॉस, लेकिन स्वरूप तो हमारा खास आदमी है बॉस, नौजवान ने कहा। तुम नहीं समझते आर्थर, मुझे इतलात मिली है कि स्वरूप ने मंदिर से निकलकर रत्ना पहाड़ी के दामन में चंद मशकूक योगियों से खुफिया मुलाकात की है और इस मुलाकात के बारे में कोई तफसील उसने हेडक्वार्टर नहीं भेजी। जल्दी करो, हमें मजीद देर नहीं होनी चाहिए, राजयोगी ने होंठ काटते हुए कहा और आर्थर तेजी से उसके हुक्म की तामील में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद खच्चरों का यह काफिला पहाड़ों से नीचे उतरने लगा।
लेकिन अब काफिले में 2 खच्चरों पर सामान लदा हुआ था, जबकि 3 की बजाय 2 आदमी खच्चरों पर सवार थे। पहाड़ी से उतरते हुए खच्चरों की रफ्तार खासी तेज थी और फिर जल्द ही यह काफिला इन दरख्तों के दरमियान पहुंच गया, जहां धुएं की लकीर ऊपर जाती दिखाई दे रही थी। और थोड़ी देर बाद पहाड़ी के दामन में घने दरख्तों के दरमियान गिरा हुआ स्याह रंग का मंदिर नजर आने लगा। ये मंदिर स्याह रंग के पत्थरों से बना हुआ था और बेहद कदीम लग रहा था। मंदिर का इलाका खासा वसी था। मंदिर की मखसूस इमारत के साथ ही एक और छोटी सी इमारत भी मौजूद थी, जो पुजारियों की रहायशगाह थी, और इसके मेन दरवाजे के सामने एक उधेड़ उम्र योगी खड़ा उन्हें देख रहा था। काफिला जैसे ही मंदिर के करीब पहुंचा, वो नौजवान योगी तेजी से आगे बढ़ा और उसने राज योगी को मोदबाना अंदाज में झुककर सलाम करते हुए उसके खच्चर की रास पकड़ ली। स्वरूप आपको स्याह मंदिर में खुशामदीद कहता है, नौजवान योगी ने बड़े मोदबाना अंदाज में कहा। महात्मा तुम्हें खुशियां दे स्वरूप, राज योगी ने कहा और खच्चर से नीचे उतर आया। आर्थर भी उसके पीछे ही खच्चर से नीचे उतरा था। आप अंदर तशरीफ लाएं, पुजारी इन खच्चरों को ले जाएंगे, स्वरूप ने कहा और राज योगी सर हिलाता हुआ इस इमारत की तरफ बढ़ गया, जबकि खच्चर वहीं रुक गए थे। इमारत अंदर से खासी शानदार थी। ये एक बैरक नुमा इमारत थी, जिसके दरमियान राहदारी और दोनों अतराफ में बड़े बड़े कमरे थे। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। स्वरूप राज योगी और आर्थर को हमरा लिए एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ और अंदर कमरा जदीद तहजीब के अंदाज में सजा हुआ था। वहाँ बड़े कीमती सोफे और नीचे फर्श पर फैला हुआ ईरानी कलीन नजर आ रहा था। तशरीफ रखिए बॉस, स्वरूप ने मुस्कुराते हुए कदरे बेतकल्लुफी से कहा। शुक्रिया, राज योगी ने कहा और एक सोफे पर बैठ गया, जबकि आर्थर मोदबाना अंदाज में राज योगी के पीछे खड़ा हो गया। सामने वाले सोफे पर स्वरूप बैठ गया। आपके लिए क्या मंगवाऊं? स्वरूप ने मोदबाना लहजे में कहा। विस्की, राज योगी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने चौके के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। मैं हाजिर होता हूँ, स्वरूप ने सर हिलाते हुए कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राज योगी ने चौका उतार कर सोफे पर रख दिया। अब चौके के नीचे वो चुस्त पतलून और चुस्त जैकेट पहने हुए था। उसने कनपटी पर चुटकी भरी और दूसरे लम्हे एक मखसूस किस्म की झिल्ली उसने सर से उतार कर चौके के ऊपर फेंक दी। नीचे उसके सुर्ख रंग के बाल सर के साथ जमे हुए नजर आ रहे थे। राज योगी ने बालों में हाथ फेरकर उन्हें एडजस्ट किया। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है ना? राज योगी ने मुड़कर आर्थर से पूछा। यस बॉस, मैं मोहतात हूँ, आर्थर ने जवाब दिया और राज योगी ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद खुद स्वरूप हाथ में एक बड़ी सी बोतल और एक जाम उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने राज योगी की इस काया पलट पर चूंके बगैर मोदबाना अंदाज में बोतल और जाम राज योगी के सामने रख दिया। राज योगी ने बोतल का ढक्कन खोला और बोतल में मौजूद विस्की से आधा जाम भरकर उसने जाम हाथ में उठा लिया। आपकी अचानक आमद की वजह मैं नहीं समझ सका, स्वरूप ने मोदबाना लहजे में पूछा। हेडक्वार्टर को इत्तला मिली है कि तुमने कल रात रत्ना पहाड़ी के दामन में चंद योगियों से मुलाकात की है। क्या यह इत्तला दुरुस्त है? राज योगी ने शराब का बड़ा सा घूंट लेते हुए सख्त लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है, मैंने वाकई मुलाकात की है, लेकिन वो दर हकीकत योगी थे और तिब्बत की तरफ से आए थे। वो काफरस्तान के बड़े मंदिर की ज़ियारत को जा रहे थे। उन्होंने स्याह मंदिर में रहाइश की इजाज़त मांगी, लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया था, स्वरूप ने बड़े मुतमिन अंदाज में जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने हेड क्वार्टर को इसकी इत्तला क्यों नहीं दी? राज योगी का लहजा यखलख्त सख्त हो गया। ये रूटीन की बात थी, इसलिए मैंने उसे कोई अहमियत ना दी, स्वरूप ने जवाब दिया। लेकिन हेड क्वार्टर की इत्तला के मुताबिक ये लोग काफ़ी लंबा चक्कर काटकर वापस आए थे और एक रात मंदिर में रह कर गए हैं। राज योगी का लहजा बेहद सख्त हो गया था। नहीं, ये इत्तला गलत है, स्वरूप ने एहतजाज करते हुए कहा। अगर इसका सबूत पेश कर दिया जाए तो? राज योगी ने करख्त लहजे में कहा। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो सबूत कैसा हो सकता है? आप नॉर्टन से बेशक पूछ लें, स्वरूप ने कहा। देखो स्वरूप, तुम हमारे ख़ास आदमी हो और तुम्हें ख़ास आदमी समझते हुए इस अड्डे का इंचार्ज बनाया गया है। जो कि मंदिर में योगी आते जाते रहते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन तुमने इत्तला ना देकर हमें चौंका दिया है और अब तुम झूठ भी बोल रहे हो। अभी वक्त है कि साफ और सीधी बात करो, राज योगी ने होंठ काटते हुए सर्द लहजे में कहा। आप साफ और सीधी बात वाकई सुनना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर सुन लें, स्वरूप ने कहा। इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल हो, एक साइड से दरवाज़ा खुला और दो आदमी हाथों में मशीन गनें उठाए अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक ने बिजली की सी तेज़ी से आर्थर की पुश से मशीन गन की डांड लगा दी,
और दूसरे ने नाल का रुख आर्थर योगी की तरफ कर दिया। ये है साफ और सीधी बात मिस्टर बर्ट उर्फ राज योगी साहब, स्वरूप ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मतलब ये हुआ कि तुम हेडक्वार्टर से बगावत पर उतर आए हो? किसके तहत काम कर रहे हो? राज योगी ने उसी तरह मुतमिन लहजे में कहा। शोनहार तंजीम को तो आप जानते ही होंगे, मैं शोनहार तंजीम में शामिल हो गया हूँ। हमारे मुल्क की दौलत तुम लोग क्यों ले जाओ, हम इसे खुद क्यों ना इस्तेमाल करें। और ये भी सुन लो कि तुम्हारे हेडक्वार्टर पर भी अब तक कब्जा हो चुका होगा। स्वरूप ने कहा, ये तुम्हारी भूल है स्वरूप, तुमने ईगल फाइटर्स को बेवकूफ़ समझ लिया है। हालांकि ईगल फाइटर्स वो तंजीम है जिसकी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। राज योगी ने सर्द लहजे में कहा, अभी तुम शोनहार का लोहा मान लोगे, मुझे हेडक्वार्टर पर कब्जे की इत्तला का इंतज़ार है। इसके बाद तुम्हारी लाशें यहाँ गीदड़ खाएंगी। स्वरूप ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, वो इत्तला कभी नहीं आएगी। अलबत्ता तुम्हारी मौत आ चुकी है क्योंकि तुम्हारे मुतालिक मैंने रेड काशन दे दिया है। राज योगी ने बड़े मुतमिन अंदाज में जवाब दिया। फिर इससे पहले कि स्वरूप कोई जवाब देता, कमरा मशीन गन की तरतराहट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। राज योगी तो इत्मीनान से बैठा रहा, लेकिन स्वरूप तड़प कर उठा और उसने चौके के अंदर हाथ डालने की कोशिश की। कमरे में मौजूद दोनों मशीन गन बरादर चीखते हुए नीचे गिर चुके थे। खबरदार, हाथ उठा दो। एक और दरवाजे से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही राज योगी के पीछे खड़े हुए आर्थर ने भी बिजली किसी तेजी से रिवाल्वर निकाल लिया था। एक और दरवाजे से राज योगी का साथी टोनी हाथ में मशीन गन पकड़े अंदर दाखिल हुआ। उसकी मशीन गन से अभी तक धुएं की लकीर निकल रही थी। स्वरूप ने बेख्तियार दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और उसका दमकता हुआ चेहरा यखलक बुझ सा गया था। पीछे दीवार की तरफ मुंह करो जल्दी, टोनी ने धाड़ते हुए लहजे में कहा। और स्वरूप ने दीवार की तरफ मुंह किया तो आर्थर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने इंतहाई फुर्ती से उसकी तलाशी लेकर एक पिस्टल निकाल लिया। इसके बाद उसने स्वरूप के दोनों हाथ पीछे करके उनमें क्लिप हथकड़ी डाल दी। स्वरूप ने कोई तराज ना किया, ना ही कोई रद्देमल जाहिर किया। इसे सोफे पर बिठा दो। राज योगी ने, जो इसी तरह बड़े मुतमिन अंदाज में विस्की पीने में मसरूफ था, तहकमाना लहजे में कहा और आर्थर ने उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। स्वरूप के चेहरे पर धुआं सा फैला हुआ था। टोनी, तुम इस अलमारी के पीछे छुप जाओ, अभी इसका कोई साथी इत्तला देने आएगा, राज योगी ने कहा और टोनी सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। आर्थर, तुम इन दोनों की लाशें घसीट कर सोफों के पीछे डाल दो और मशीन गन उठाकर अपनी पुष्ट पर छुपा लो, राज योगी ने आर्थर से कहा और आर्थर ने पलक झपकने में उसके अहकामात की तमील कर दी। हाँ, अब बोलो स्वरूप, शोनहार तंजीम के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। राज योगी ने सामने बैठे हुए स्वरूप से मुखातिब होकर कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे मालूम ना था कि तुम लोग इतने होशियार साबित होगे, वरना मैं तुम्हें ही गोलियों से उड़ा देता। स्वरूप ने होंठ काटते हुए कहा, तुम शायद अब भी यही समझ रहे हो कि ईगल फाइटर्स को किसी बात का इल्म नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। शोनहार तंजीम के 4 कारकुन जो तुम्हारे पास यहाँ रात रह कर गए थे, उन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया। उनसे हमें मालूम हुआ कि शोनहार तंजीम ने तुमसे हेडक्वार्टर की तफसीलात मांगी थी और तुमने वो तफसीलात मुहैया कर दी। लेकिन तुमसे गलती ये हुई कि जिसको तुमने हेडक्वार्टर समझ लिया था वो तो सिर्फ हमारा एक अड्डा है। असल हेडक्वार्टर का तो दुनिया में सिवाय चंद अफराद के और किसी को इल्म नहीं। इसीलिए इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद हमने इनकी जगह पर अपने आदमी भेज दिए और नतीजा ये हुआ कि शोनहार तंजीम का सरगना राम लाल पकड़ा गया और उसका हेडक्वार्टर जो शिलांग पहाड़ी पर बनाया गया था उसे तबाह कर दिया गया है। और वहाँ से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक शोनहार तंजीम के सारे एजेंट ट्रेस हो गए और इनका खात्मा कर दिया गया है। सिर्फ तुम और तुम्हारे साथी रह गए हैं। हमें ये तो मालूम हो गया कि यहाँ तुम्हारे सिर्फ 3 अफराद हैं, जिनमें से 2 तो ये मारे गए और तीसरे को सामने ले आने के लिए शोनहार तंजीम की तरफ से विक्ट्री कॉल दी गई है और वो तुम्हें विक्ट्री की खबर सुनाने आएगा और उसे भी धर लिया जाएगा। इस तरह शोनहार तंजीम का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। बोलो, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? राज योगी ने शराब के घूंट पीते हुए बड़े तंज़ीह अंदाज में हंसता हुआ कहा। ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर बर्ट।
तुम शोनहार तंजीम के खात्मे की बात कर रहे हो। शोनहार तंजीम कभी ख़त्म नहीं हो सकती, अलबत्ता तुम्हारा खात्मा करीब है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि शराब जो तुम पी रहे हो ये तुम्हारी दावत है? नहीं, ये जहर शराब है और तुम आधी बोतल अपने अंदर उतार चुके हो। स्वरूप ने तंज़ी अंदाज में जवाब दिया। तुम मुझे यानी बर्ड को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा होना नामुमकिन है। मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए मैंने अपने मुंह में एंटी पॉइजन कैप्सूल रखे हुए थे। इन कैप्सूल को निगलने के बाद जब ये शराब पी तो वो मेरे लिए कतई बेज़रर हो चुकी है, वरना आधी बोतल तो कुछ दूसरे पैक के बाद ही मेरी मौत वाक़या हो जाती। और तुम जिस शोनहार तंजीम की बात कर रहे हो कि वो ख़त्म नहीं हो सकती, उसके मुतल्लिक भी बता दूं कि हमें रामलाल के अड्डे से सर नॉटम और उसकी बेटी मार्सिला के मुतल्लिक भी इत्तलात मिल गई। इनकी मुरतब करदा रिपोर्ट से हुकूमत को इस ख़जाने का इल्म हुआ और शोनहार तंजीम बनाकर उसे हरकत में लाया गया। ये रिपोर्ट अब भी सर नाटम के पास मौजूद है और सर नाटम बकीशा में है। हमें सर नाटम के मुतालिक अच्छी तरह इल्म है कि वो किसी ऐसी रिपोर्ट को किसी तरह भी किसी भी हुकूमत के हवाले नहीं करते। वो इस लाइन के आदमी नहीं हैं, लेकिन इस रिपोर्ट की मौजूदगी सर नाटम के पास ईगल फाइटर्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि हमारे आदमियों ने सर नाटम से वो रिपोर्ट हासिल करके उन्हें गोली मार दी है और मार्सिला को बांधकर इस मकान को आग लगा दी है। वो अब तक जलकर राख हो चुके हैं। तुम्हारे मुल्क के पास सबसे बड़ा एजेंट रामलाल था, वो भी मारा जा चुका है। इसलिए हुकूमत अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये भी बता दूं कि हमारी तहकीकात के मुताबिक ये रिपोर्ट मुल्क के वज़ीर दाखिला श्री रमाइन को मिली थी और उसी ने ही रामलाल के ज़रिए शोनहार तंजीम खड़ी की थी। श्री रमाइन ने यह सब कुछ ज़ाती हसीयत से किया था क्योंकि वो इस ख़जाने को खुफिया तौर पर दूसरी हुकूमतों के पास फ़रोख्त करने का प्रोग्राम बनाए हुए था। उसने हुकूमत को इसकी इत्तला ना दी थी। शोनहार तंजीम का आइडिया उसका ज़ाती था। रामलाल से मिलकर उसने ये चक्कर चलाया था। वो रिपोर्ट भी हमें मिल चुकी है और श्री रमाइन एक एक्सीडेंट में हलाक हो चुका है। इसलिए अब बताओ, क्या शोनहार तंजीम ख़त्म हो गई है या नहीं? राजयोगी ने बड़े तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए तफसीलात बताई और स्वरूप का चेहरा बुरी तरह लटक गया। ठीक है, वाकई सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे ये मालूम ना था कि श्री रमाइन और रामलाल ये सब कुछ ज़ाती तौर पर कर रहे हैं। अगर मालूम हो जाता तो मैं खुद हुकूमत को इत्तला कर देता। ठीक है, अब तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। स्वरूप ने सर झुकाते हुए उसीले अंदाज में जवाब दिया। उसी लम्हे धमाके से बैरूनी राहदारी का दरवाज़ा खुला और नौजवान जोगी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेहद जोश था। विक्ट्री बॉस, विक्ट्री! उसने अंदर आते हुए चीख कर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो कमरे का माहौल देखकर ठटक कर रुक गया। अच्छा, तो ये भगवान दास तीसरा आदमी था, राजयोगी ने चौंक कर कहा और उसके साथ ही उसने हाथ उठाया तो कमरा मशीन गन की तरतराहट के साथ साथ भगवान दास के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। वो लट्टू की तरह घूमता हुआ फर्श पर गिरा और चंद लम्हे तड़प कर साकत हो गया। सोफे पर बैठे हुए स्वरूप ने होंठ भींच लिए। ओके, अब इसे भी ख़त्म कर दो। राजयोगी ने सर्द लहजे में स्वरूप की तरफ इशारा किया और दूसरे लम्हे आर्थर की मशीन गन चल पड़ी और स्वरूप वहीं बैठे बैठे छलनी हो गया। अलबत्ता उसके हलक से चीख तो क्या, सिसकी तक ना निकली थी। आओ अब अड्डे का राउंड लगाएं, इसके बाद महायोगी को रिपोर्ट करेंगे। राजयोगी ने इत्मीनान भरे अंदाज में उठते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आर्थर और टोनी मशीन गने उठाए मौतबाना अंदाज में उसके पीछे चल दिए।